हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स शुरू कर रहे हैं। आपके हाफ ईयरली का भी सिलेबस है। ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ बेटा। तो ये चैप्टर ना हाफ ईयरली तक मेरे हिसाब से बच्चों को 80 to 90% के बीच में ही समझ में आता है। ठीक है ना जी। 10% बातें तो मैं बोलूंगा ही नहीं। मैं ये भी बता रहा हूँ 10% बातें तो मैं खुद ही कम बोलूंगा। और 10% बातें समझ में नहीं आएंगी बेटा, रटनी पड़ेंगी अभी। कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा इन प्रिंसिपल्स में कि जब तक वो फाइनल का सिलेबस पूरा नहीं होता समझ आती ही नहीं है। ठीक है ना। जब जिस दिन फाइनल का सिलेबस पूरा हो जाएगा एक बार मैं फिर से डिस्कशन स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर का। ठीक है, फिर आपको 100% बात समझ में आएगी। ठीक है जी। फिर भी मेरी कोशिश है ऐसी कि मैं एक बार ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में आपको बताऊं। देखते हैं बेटा कितना समझ में आता है, बता देना बेटा कहीं पर कुछ रटना पड़ रहा हो तो आपको। बाबू चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दो बातें बेटा मेरे को इस चैप्टर में आपसे डिस्कस करनी है। एक बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या कह लो बेटा अकाउंटिंग कन्वेंशंस, या बेटा कह लो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। और बेटा दूसरी बात है अकाउंटिंग असम्पशंस। लोग उत्तर सब सामने देखेंगे। बेटा जब मैं प्रिंसिपल की बात करूंगा, आपने सर साइंस के प्रिंसिपल भी पढ़े हैं 9th क्लास में 10th क्लास में, न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, सबने पढ़े हैं। बेटा जैसे साइंस के अपने प्रिंसिपल है वैसे ही अकाउंट्स के भी अपने प्रिंसिपल हैं, और 2 से 3 प्रिंसिपल पे हमने छोटी मोटी बातें पहले भी की हुई हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सबने मेरे मुंह से सुना हुआ है, डुअल एस्पेक्ट सबने बात सुनी हुई है, पीरियोडिसिटी, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट सबने सुना हुआ है। थोड़ी थोड़ी बातें तीनों के बारे में आप जानते भी। पर बेटा मैं आगे भी बढ़ाऊंगा बात को, यहाँ मैं 9 से 10 बातें करने जा रहा हूँ। अब वो बातें भी करने जा रहा हूँ जो अभी तक नहीं पढ़ी। बेटा 3 बातें यहां पर भी करूंगा, अकाउंटिंग असम्पशंस 3 हैं। बेटा ये आज के लेक्चर में चैप्टर पूरा नहीं होगा, कम से कम एक लेक्चर और लगेगा। कल का तो लेक्चर लगेगा ही लगेगा। तो पहले मैं शुरू करूंगा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, फिर बेटा मैं 3 असम्पशन बताऊंगा। ऑल्दो मैं चाहता हूं कि पहले 3 असम्पशन खत्म करूं, पर बेटा उन 3 असम्पशन भी समझ नहीं आ सकती अगर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पहले ना बताओ। तो पहले मैं एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल करा देता हूं, फिर 3 असम्पशन करा देता हूं, फिर फुल फ्लच में इसी पर रहूंगा बेटा, सिर्फ प्रिंसिपल्स की ही बात करूंगा। ठीक है जी, अगर जी क्वेश्चन। तो उत्तर, अभी पहले बात कर रहे हैं एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, फिर 3 असम्पशंस की, और फिर फुल फ्लेज वापसी करेंगे यहीं पर। तो बेटा मैं पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिखने जा रहा हूं, इसकी बात पहले कभी भी बैच में नहीं हुई। सुन लेना आराम से, क्योंकि बेटा अकाउंट्स के प्रिंसिपल है। आप इस चैप्टर में ये नहीं सोच सकते कि मैं कुछ बना के लिख दूंगा। प्रिंसिपल है बाबू, आपने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया कि जो मन करेगा वो लिख दोगे। बेटा पहले प्रिंसिपल का नाम है कॉस्ट कंसेप्ट, या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। लोग होता है समझते हैं बेटा। अब वो एक पर्सन एक फर्म ने ना बिजनेस स्टार्ट किया इन 1997। पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 1998 को। इन्होंने बेटा अकाउंट्स बनाए, बैलेंस शीट बनाई, और बेटा इस साल में ना जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया तो एक शॉप खरीद कर किया था बिजनेस, और ये शॉप 3 लाख रुपए की थी। इन्होंने रिकॉर्ड कर दिया 3 लाख रुपए। अब वो सालों बीतते गए बीतते गए बीतते गए, और आज भी बेटा अगर 31 मार्च 24 को मैं इनकी बैलेंस शीट देख रहा हूं तो बेटा इन्होंने शॉप रिकॉर्ड कर रखी है 3 लाख ओनली। 3 लाख पे ही रिकॉर्ड कर रखी है। ऐसा क्यों बाबू? इस शॉप की मार्केट प्राइस आज 30 CR है। इस शॉप का मार्केट प्राइस आज 3 करोड़ रुपए है, 30 करोड़ रुपए है, चाहे 300 करोड़ रुपए है, कुछ भी है, तब भी बेटा आपको शॉप रिकॉर्ड करना है 3 लाख का ही। क्यों? ऐसा क्यों बेटा? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है।
ये क्या कहता है बेटा, ऑलवेज रिकॉर्ड योर एसेट्स एट द परचेज प्राइस और एट द एक्विजिशन प्राइस। एक ही मतलब है बाबू, अपनी एसेट्स को हमेशा शो करते रहो, या तो परचेज वैल्यू पर या एक्विजिशन वैल्यू पर। बाबू अगर आपको दिख भी रहा है कि मार्केट वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है और सब्सटेंशियली फर्क आ गया है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा अपनी एसेट्स को रिकॉर्ड करना है सिर्फ कॉस्ट पर। समझ में आती है बात? सिंपल सा प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल यहीं नहीं रुक जाएंगे बेटा, ध्यान रख लेना। कहीं आपको लग रहा होगा 11th में जरूरत है मुझे इन प्रिंसिपल की, पूरी 12th और अब तो मुझे लगता है पूरी जिंदगी कॉमर्स साइड ही रहना है, इंजीनियर थोड़ी बनना है किसी ने, ठीक है ना जी। तो बाबू अब पूरी जिंदगी जरूरत है इन प्रिंसिपल्स की। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आती है सिंपल सी बात। आगे बढ़ाते हैं बात को। मैं अकाउंटिंग असम्पशन स्टार्ट कर रहा हूं, 3 असम्पशन पढ़ाने वाला हूं, ठीक है जी बाबू। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं आज तक आपने अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ा, एक बार इंपॉर्टेंट चैप्टर बताना, कैसे कैसे अकाउंट्स का सीक्वेंस है। जर्नल एंट्री से शुरू हो जाओ, जर्नल एंट्री सीक्वेंस क्या है, इसके बाद क्या बनाते हैं, लेजर्स। चलो जी लेजर्स पर आ गए, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, इतना तो पहुंच गए बेटा। मैं आपको और चर्चाओं की तरफ ले जाता हूं ताकि फिर मैं असम्पशन की तरफ ही पहुंचा दूं। बेटा हमने जर्नल एंट्री करी एक ऐसी फर्म की जहां बेटा एक साल में 1 लाख जर्नल एंट्री है। बाबू इतने मोटे पोथियां तैयार हो गए, इतने मोटे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन गए 1 लाख जर्नल एंट्री के। हमने क्लासिफिकेशन करना शुरू करा, एक जैसी जर्नल एंट्री को एक जगह पर लिखना शुरू करा। बेटा वो ग्रंथ पोथियां जो इतने बड़े हो चुके थे वो आधे रह गए। बेटा जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, कितना सा दिखाई दिया, एक सिंगल पेज। एक सिंगल पेज में बेटा सारे के सारे अकाउंट्स जिनके डिफरेंट बैलेंसेस आए थे सब बेटा एक ही पेज पर उतार दिए, हमने समराइजेशन कर दिया अकाउंट का। पर बेटा इससे भी एक बेटर समरी होती है, वो भी बेटा 2 ही पेज की होती है। फाइनल का सिलेबस है बेटा, तब करूंगा चर्चा, वो उससे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाबू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना हम 2 अकाउंट बनाते हैं और एक स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी मुझसे पढ़ चुके हो। स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट। और बेटा 2 अकाउंट बनाते हैं, मुझे पता है नाम नहीं भी पता तब भी मैं लिख रहा हूं बेटा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने पहले ही बोला है बेटा 10% बातें दिमाग में नहीं आने वाली हैं, ठीक है। जब बताऊंगा तब बताऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेटा टोटल 3 चीजें बनानी पड़ती है, 2 अकाउंट, एक अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है जी। और बेटा अकाउंट सिर्फ इतने से नहीं होते, अभी इसमें बहुत कुछ है। मैं काम की बात बोलना शुरू करता हूँ बेटा। अच्छा एक बात बताओ, बैलेंस शीट आप सबने बनाई है, कभी बैलेंस शीट में कोई क्वालिटेटिव बात दिखाई? क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव समझते हो ना, जिसको न्यूमेरिकल में नहीं दिखाया जा सकता। बैलेंस शीट में ऐसी कभी कोई बात लिखी नहीं, हमेशा जितनी भी बातें हमने बैलेंस शीट में लिखी हैं सब क्वांटिटेटिव लिखी हैं, जिनको हम न्यूमेरिकल फिगर में एक्सप्रेस कर सकते हैं सिर्फ वही लिखी हैं बेटा। अच्छा बात बताओ, अगर कोई क्वालिटेटिव बात मुझे अकाउंट्स में लिखनी हो जो बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, मेरे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेरे को बताना ही बताना है, बड़े काम की बात बतानी है, लेकिन वो बात क्वालिटेटिव है, तो कहां लिखूं? कोई ऑप्शन देता है आपको ऐसा अकाउंट्स? सर देता है। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है और आगे जाकर आपको समझ में भी आएंगी बेटा। ये मैं तभी मैंने कहा था बाबू ये चैप्टर में चाह कर भी 100% आपको बता नहीं सकता, अभी आप बहुत बच्चे हो उस चीज के लिए, ठीक है ना, इसलिए 80 to 90% कोशिश करो समझ में आए बेटा। जब मैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ, बैलेंस शीट बनाता हूँ, इसके बाद बेटा मैं एक चीज लिखता हूँ, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर यहां मुझे कोई क्वालिटेटिव बात लिखनी है जो मेरे यूजर्स के लिए बहुत जरूरी है, तो मैं क्वालिटेटिव बात यहां लिख सकता हूं। समझ में आ रही है बात? बाबू अब एक वर्ड बोल रहा हूं मैं बार बार, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? बेटा मैंने अपनी फर्म की बैलेंस शीट बनाई, मैंने अपनी फर्म का ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, आपको क्या लगता है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई यूज नहीं करता? बेटा बहुत सारे लोग यूज करते हैं, उसे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा हूं। समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं, मैंने ना बैंक से लोन लिया हुआ है,
बैंक मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बार बार देखता रहता है, क्या कमा रहे हो, मेरा लोन कैसे आएगा। और अगर मैं दोबारा भी लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो बैंक मुझसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर मांगता है, देखता है मेरा लोन उतार भी देगी कंपनी नहीं, क्या कमा रही है कंपनी, कितनी एसेट्स है कंपनी के पास, किस किस के पैसे देने हैं, कितनी लाइबिलिटी है। आप बताओ, जानना पड़ता होगा कि नहीं उनको। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूजर है कि नहीं। हर साल वो सरकार कहती है मुझे टैक्स दो, तो सबसे पहले मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता हूँ, देख बस मैंने इतना ही कमाया, मेरा टैक्स इतना ही बैठता है। गवर्नमेंट हर साल मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ती है, गवर्नमेंट इज द यूजर ऑफ माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इवन अगर आपका बिजनेस थोड़े बड़े लेवल पे है, क्रेडिटर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग लेते हैं। आप कहते हो ना उधार पे कुछ दे दे सप्लायर्स को, सप्लायर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग लेते हैं, जो पढ़ने लग जाते हैं अच्छा कंपनी कुछ कमा भी रही है या बस ऐसे ही वेले मुझसे उधार मांगती रहती है। क्रेडिटर भी आज की तारीख में बहुत समझदार हैं, पढ़ पढ़ के सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर देते हैं बेटा कितना उधार देना है। तो बेटा बहुत सारे लोग मेरे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ 2-3 एग्जांपल की। तो बेटा अगर मुझे कोई बात बतानी है उनको, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो बेटा वो बात क्वालिटेटिव हो तो कहां बताऊं, तो बेटा उसके लिए बने नोट्स टू अकाउंट्स। जब मैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दूंगा, यहाँ पे भी सारी क्वांटिटेटिव फिगर, बैलेंस शीट बना दूंगा, यहाँ पर भी सारी क्वांटिटेटिव फिगर, फिर मैं नोट्स टू अकाउंट्स बनाता हूँ जहां मैं क्वालिटेटिव बातें लिखता हूँ जो मेरे यूजर्स के लिए जाननी बड़ी जरूरी है। समझ में आया, अकाउंट्स में बहुत सारी चीजें आगे हम और बढ़ने वाले हैं, ट्रायल बैलेंस अंत नहीं हो जाता। अभी तक जितनी बात बोली समझ आई, भगा तो नहीं रहा ना मैं, ठीक चल रही है स्पीड। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। अब बाबू मैं अकाउंटिंग असम्पशंस पर आ चुका हूं। अकाउंटिंग असम्पशंस, बेटा 3 असम्पशंस हैं। पहली असम्पशन का नाम है, बेटा मैं इन्हें शॉर्टकट में बोलता हूं जीएसी। 3 असम्पशन को हम प्यार से बोलते हैं जीएसी। बेटा जी से गोइंग कंसर्न, ए से एक्रियूअल कंसेप्ट और सी से कंसिस्टेंसी। पता है बेटा क्या है अकाउंटिंग असम्पशंस, मतलब ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेस अगर अकाउंट्स बना रहा है तो इन तीनों असम्पशंस को पूरा कर रहा है। और जब भी आप इन असम्पशंस को मान रहे हो, आपको कहीं नहीं बताना कि मैंने ये असम्पशन ली है। लेकिन अगर इसमें से आपको लगता है मैंने ये नहीं माननी, या ये नहीं माननी, या ये नहीं माननी, या कोई 2 नहीं माननी, या तीनों ही नहीं माननी, बेटा अगर आप मान रहे हो तो अजम्पशन है ही, तब तो सारी दुनिया को पता है ये तो फॉलो होती होती है। अगर आप इनमें से कोई एक भी ना मानो तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में लिख कर बताना होगा कि मैं ये अजम्पशन नहीं मान रहा हूं, वरना तो डीम्ड है, ये तो माना ही जाता है कि आप तीनों मान रहे हो। अगर मैंने एक भी छोड़ दी ना तो मुझे नोट्स टू अकाउंट्स में लिख के बताना पड़ेगा कि मैं ये नहीं मान रहा हूं असम्पशन। 2 छोड़ दी तो दोनों लिख कर बताना पड़ेगा ये दोनों नहीं मानी मैंने इस साल। 3 छोड़ी तो तीनों लिख कर बताना पड़ेगा। समझ में आया, इसी वजह से मेरे को नोट्स टू अकाउंट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, मैंने मैं बताता कैसे आपको, ये मशक्कत करनी पड़ती है इस चैप्टर को पूरा करने के लिए। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं आप सीक्वेंस से नहीं कराते, आप सीक्वेंस से नहीं। बेटे मेरी जगह पर आ जाओ, पता लग जाएगा किसका सीक्वेंस ठीक है। क्लास में खड़े होकर जिनको नहीं पढ़ाना उनके लिए बहुत आसान है। पहले दिन आओ सब कुछ बोल के चल दो, दूसरे दिन आओ बेसिक नाम बोल के चल दो, तीसरे दिन आओ प्रिंसिपल पढ़ाकर चल दो, बच्चे को अकाउंट्स के बारे में ये ना पता हो, तुम बता दो नोट्स अकाउंट्स तक की बात है। मुझे तो आज भी पढ़ाते हुए डर लग रहा है कि इन्हें नोट्स अकाउंट्स कैसे बताऊं जिनको पता कुछ नहीं। समझ में आ रही है बेटा बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, अकाउंटिंग असम्पशन का मतलब समझ में आता है पक्का से। आगे बढ़ाएं बात को। बेटा अब मुद्दा ये उठता है गोइंग कंसर्न क्या चीज है। बेटा गोइंग कंसर्न का मतलब है बिजनेस विल कंटिन्यू एंड कंटिन्यू टू द इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। सुनते रहना बेटा, बड़े काम की बात है। बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा और पता नहीं कब तक चलता रहेगा, बट चलता ही रहेगा। गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है, देखो अगर आपको लगता है कि किसी साल आप गोइंग कंसर्न नहीं रहे
तो बेटा नोट्स टू अकाउंट्स में लिख कर बता देना। जब तक आपने लिखा नहीं तो सारी दुनिया मान रही है कि गोइंग कंसर्न है, कि आपका बिजनेस चलता ही रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ एक डेथ का केस ऐसा होता है जिसमें आपको पता नहीं होता कि मेरा बिजनेस कब बंद हो जाएगा, बाकी सारे केसेस में आपको पता होता है मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। मान लो एक इंसान बिजनेस चला रहा है सिंस लास्ट 20 ईयर और उसका आज की तारीख में बेटा बड़ा हो गया, उसकी जॉब लग गई है दिल्ली में, उसके बाद एक बेटी थी, उसकी भी शादी कर दी उसने, और थक चुका है बिजनेस से। अब वो सोच रहा है यार मैंने बस इस साल 2-3 महीने बिजनेस करूंगा, बंद करूंगा और बेटे के बाद चला जाऊंगा, ऐसा वो सोच रहा है। बेटा आपको पता लग गया ना कि बिजनेस अब नहीं चलने वाला, बिजनेस बंद होने वाला है, आज ही अपने नोट्स टू अकाउंट्स में लिख कर बता दो कि अब हम गोइंग कंसर्न नहीं रहे, अगले 2 से 3 महीने में हम बिजनेस को वाइंड अप कर देंगे, ताकि यूजर को पता रहे कि आप कर क्या रहे हो। देखो ये बातें कोई नहीं जानता होता एक्सेप्ट यू। आपने 2 महीने में धंधा बंद करना है, किसी को तो नहीं पता, ये तो बात आपको पता है ना। तो अपने यूजर के साथ फेयर रहो यार, जिसने आपके बुरे वक्त में मदद की है बैंक ने, जिसने आपको उधार दिया क्रेडिटर ने, वो उनके साथ तो अच्छे रहो। समझ में आ रही है बात? अगर इन अजम्पशन को मान रहे हो कहीं नहीं बताना, क्योंकि माना जाता है बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन अगर आपको पता है कि बिजनेस बंद होने वाला है तो बेटा लिख कर बता दो नोट्स टू अकाउंट्स में कि अब हम गोइंग कंसर्न नहीं रहे। और जिस साल आप गोइंग कंसर्न नहीं रहते ना, उस साल अकाउंट्स में बहुत वास्ट चेंजेस होते हैं। मैं कुछ चेंज का जिक्र कर देता हूँ थोड़ा सा, पता कब पढ़ने को मिलेगा? सीए फाइनल में, ठीक है जी। मुझे नहीं लगता कि इसलिए मुझे कुछ बहुत ज्यादा डिटेल बताना पर मैं लेकिन थोड़ी सी बात जरूर बताऊंगा। तो वो जिस साल आप गोइंग कंसर्न नहीं रहते, आपकी बैलेंस शीट ना बिल्कुल पलट जाती है। कैसी देखने को मिलती है बताता हूँ। अभी तक आप सारी एसेट्स को शो करते हो एट द कॉस्ट प्राइस, एट द एक्विजिशन प्राइस, एट द परचेस वैल्यू, जो मुझे कॉस्ट कंसेप्ट ने कहा। अभी तक मैं सारी एसेट्स को कैसे शो करता हूं? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता था? ऑलवेज रिकॉर्ड योर एसेट्स एट द परचेज वैल्यू और द एक्विजिशन वैल्यू। हमेशा अपनी एसेट्स को परचेज वैल्यू और एक्विजिशन वैल्यू पर दिखाओ। पर जिस साल आप गोइंग कंसर्न नहीं रहते, आप अपनी एसेट्स को दिखाने लगते हो रियलाइजेबल वैल्यू पर। रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है बेटा? जिस वैल्यू पर वो बिक सकती है। यानी कि बेटा अगर मैं आज अपने अकाउंट्स वही बना रहा होता ना, तो शॉप 30 करोड़ ही दिखा रहा होता, 3 लाख नहीं। अगर मेरी फर्म 2-3 महीने में बंद होने वाली है ना, कभी नहीं दिखाऊंगा एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पर, हमेशा किस प्राइस पर दिखाऊंगा? एट द रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब जिस प्राइस पर रियलाइज हो सकती है, बिक सकती है। अब समझ में आया मैंने पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्यों पढ़ा है? सीधा ये क्यों नहीं शुरू करा? जब पता ही नहीं होता हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में तो ये कैसे बताता? और बेटा इन सच अ सिचुएशन आप सारी लाइबिलिटीज को शो करते हो एट द पेबल वैल्यू। ये पेबल वैल्यू क्या होती है बेटा? मैंने ना क्रेडिटर को दिखा रखा है 5 लाख रुपए का पिछले 3 साल से अकाउंट में, और मुझे पता है कि अगर मैं आज पेमेंट देने जाऊंगा ना तो 4,50,000 में ही पूरी सेटलमेंट कर लेगा। तो सर इस साल मत दिखाना 5 लाख का, इस साल दिखा दो 4,50, जिस वैल्यू है वो सेटल हो जाएगी लाइबिलिटी, पेबल वैल्यू पर दिखा दो। यानी कि बेटा जिस साल फर्म लिक्विडेट होने वाली होती है, बंद होने वाली होती है, उस साल अकाउंट्स में बड़े वास्ट चेंजेस आते हैं, बैलेंस शीट पूरी नक्शा पलट हो जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई बात? क्या है गोइंग कंसर्न का मतलब? बिजनेस विल कंटिन्यू एंड कंटिन्यू टू द इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं रहे तो आप नोट्स टू अकाउंट्स में लिख कर बताओगे कि इस साल हम गोइंग कंसर्न नहीं रहे। अगर चल रहा है बिजनेस और आपको पता चलता रहेगा तो बेटा कहीं कुछ लिख कर नहीं बताना, क्योंकि ये तो असम्पशन है ही है कि बिजनेस चलता ही रहेगा। आगे बढ़ जाए बाबू। सेकंड असम्पशन इज एक्रूवल कंसेप्ट। ये एक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है? अगर तो वो एक क्वेश्चन है पीयूष का कि अगर हम यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ना बताएं, मान लो हमें पता भी है 2 महीने के बाद धंधा बंद हो जाएगा, हमने नहीं बताया कहीं पर भी, तो क्या वो केस कर सकता है? नहीं कर सकता। आप कह दो मैंने तो पिछले दिन डिसाइड करा कि मैं लड़के के पास जाऊंगा, केस कोई नहीं कर सकता। ये तो बाबू वो है ना, एथिक्स का किसी को जवाब देना होता है, एथिक्स तोड़ने पर कोई पेनल्टी नहीं होती। ये तो अपने लिए होते हैं एथिक्स, किसी और के लिए नहीं होते। सीधी सी बात। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए बेटा। मैं बात कर रहा हूं सेकंड असम्पशन की, एक्रूवल कंसेप्ट। ये एक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है? इधर देखना।
अकाउंट्स में ना बेटा दो तरीके के कंसेप्ट्स बड़े पॉपुलर है, वन इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड वन इज एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जिन्होंने मुझसे वीडियो मांगी थी थ्योरेटिकल चैप्टर्स की, मैंने उनको ये वीडियो दी हुई है, ठीक है जी। जिन्होंने नहीं भी मांगी थी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। बेटा अकाउंट्स बनाने के लिए दो अलग अलग बेसिस फॉलो किए जाते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो बेटा हम तो मान के चलते हैं ये असम्पशन है, कहीं नहीं बताना। लेकिन गलती से आपने ये फॉलो करना शुरू कर दिया तो लिख कर बताना कि मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा, मैं तो ये कंटिन्यू करूंगा। ये क्या होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? बेटा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कैश आ गया रिकॉर्ड कर दो, कैश चला गया रिकॉर्ड कर दो, उधार बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश बिजनेस में आए फटाफट से रिकॉर्ड कर दो, कैश बिजनेस से जाए रिकॉर्ड कर दो। एक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है, आइडिया देता हूं बाबू। आपके यहाँ पर एक स्टाफ पूरे 12 महीने काम कर चुका है, आपने 11 महीने की उसको सैलरी पे कर दी, कोई भी अमाउंट समझ लो, 1,10,000 रुपए। दैट सिंपली मींस बेटा उसकी सैलरी 10,000 रुपए महीना थी। अब उसने पूरे 12 महीने काम कर लिया, लेकिन मैंने सैलरी 11 महीने की पे की है। अगर मैं कैश कंसेप्ट फॉलो कर रहा होता तो ये तो कहता है कैश जब जाएगा तब रिकॉर्ड होगा, कैश जब आएगा तब रिकॉर्ड होगा। तो इसके हिसाब से तो बेटा पूरे साल भर में सैलरी कितनी रिकॉर्ड होगी, 1,10,000। बट बेटा एक्रूवल कंसेप्ट मुझे कहता है मुझे इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं कैश आया या नहीं आया। अगर उसने काम 12 महीने किया, 12 महीने की रिकॉर्ड करोगे, मुझे कैश से कोई फर्क नहीं पड़ता कैश कितना दिया आपने उसको। बाबू अगर उसने 12 महीने काम किया तो उसके 12 महीने की सैलरी कितनी है, 1,20,000। ये कहता है 1,20,000 रिकॉर्ड करो, चाहे आपने पे करी या नहीं करी, कोई मतलब ही नहीं इस बात का। कैश कंसेप्ट होता तो देखो अकाउंट्स में कितना बड़ा चेंज होता। ये 10,000 क्यों मांगते हो, बड़ी फॉर्म में आ जाओ, करोड़ों रुपए में होती है सैलरी ड्यू एक एक महीने की। कहीं करोड़ों रुपए का अकाउंट्स में फर्क आएगा हर साल एक ही सिस्टम के हिसाब से, इस सिस्टम और इस सिस्टम में कहीं करोड़ों रुपए का फर्क आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। सेम वे बेटा ये कहता है कैश रिसीव हो जाए तो रिकॉर्ड करना, नहीं होए तो रिकॉर्ड मत करना। मैं कहूं आपने एक जगह रेंट पर दी हुई है, एक टेनेंट ने आपके पूरे के पूरे 12 महीने वो जगह बरत ली, पर बाबू आपको सिर्फ 10 ही महीने का रेंट पे करा उसने अब तक, जो कुछ भी अमाउंट हो सकती है, कुछ समझ लो बेटा। 10 महीने का रेंट, लेट्स सपोज उसने 2 लाख पे किया, मान लो भी रेंट 20,000 रुपए महीना था, तो अब 40,000 रुपए नहीं आए। एक्रूवल कंसेप्ट क्या था, रिकॉर्ड करो, उसने तो जगह बरत ली ना, आज नहीं तो कल देगा। एक्रूड इनकम ही तो है ये, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। कहता है ये तो 40,000 रुपए रिकॉर्ड करो, किस बात के रिकॉर्ड नहीं करने। और आपको पता भी है हम सारे अकाउंट्स इसी के बेसिस पे बनाते हैं। क्या आपने ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, क्या ये आपने एक्रूड इनकम रिकॉर्ड नहीं की, जो मैं बोल रहा हूँ की हुई है ना। हम अकाउंट्स इसी हिसाब से बनाते हैं, लेकिन गलती से आप ये फॉलो कर रहे हैं लगभग सिस्टम, तो बेटा नोट्स अकाउंट्स में लिख कर बता देना हम एक्रूवल कंसेप्ट नहीं मान रहे, हम कैश कंसेप्ट मान रहे हैं। बात समझ में आती है? पक्का से वायवा देना है रेलवे वालों, ढंग से सुनना मेरी बात। अगर ऐसे बोल दिया ना, हो गया बस काम तुम्हारा पूरा। इतना कर्म करो अपना, बाकी तो फल दे ही देगा ऊपर वाला। बाबू अब मैं बात करता हूँ कंसिस्टेंसी की। अगेन यहाँ पर बेटा मुझे कुछ बात रटवानी पड़ेगी जो रेनबो से नहीं है उन बच्चों को, क्योंकि मैंने बेटा लास्ट संडे क्लास ली थी सिर्फ रेनबो वाले बच्चों की, और जो आए थे उनको ही बात समझ में आएगी। बाबू कंसिस्टेंसी क्या कहती है? कंसिस्टेंसी कहती है अगर आप कोई भी अकाउंटिंग की बात फॉलो करना शुरू करते हो तो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते चले जाओ। एक बात बताता हूं छोटी सी बेटा, डेप्रीसिएशन एक नाम सब मुझसे पढ़ चुके हैं। डेप्रीसिएशन सबने पढ़ा है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना, चेंज इन टेक्नोलॉजी, सबने पढ़ा मुझसे। तो वो डेप्रीसिएशन निकालने के ना हायर लेवल पे बहुत सारे मेथड है, 12-13 तरीके से डेप्रीसिएशन निकाला जाता है। आपकी 11th क्लास में भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16। वो डेप्रीसिएशन निकालने के ना वहां आपके पास 4 मेथड है, जिसमें से भी मैं 2 को एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल करता हूं। एक मेथड का नाम है SLM, SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक मेथड का नाम है WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बाबू ये कहता है अगर आपने किसी
भी अकाउंटिंग टर्म के लिए एक पर्टिकुलर मेथड का यूज करना इस्तेमाल कर दिया तो कंसिस्टेंटली उसी मेथड का इस्तेमाल करते चले जाओ। अगर मैंने बेटा एक मशीन खरीदी और पहले साल डेप्रिसिएशन लगा स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, तो कहता कंसिस्टेंटली फॉलो करो, फिर दूसरे साल भी एसएलएम, तीसरे साल भी एसएलएम, चौथे साल भी एसएलएम, पांचवें साल भी एसएलएम। लेकिन गलती से आपको लगा छठे साल या डब्ल्यूडीबी अच्छा है और आपने डब्ल्यूडीबी फॉलो कर दिया, बेटा नोट्स अकाउंट्स में लिख कर बता देना कि अब हम कंसिस्टेंट नहीं रहे। क्योंकि जब तक आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तीनों तो फॉलो होती है, सारी दुनिया को पता है फॉलो होती है, ये तीनों अजम्पशन है फॉलो होती ही है। जब नहीं फॉलो करोगे तो लिख कर बताना है, फॉलो कर रहे हो तो कहीं कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई बात? अगेन समझ तो आई गया होगा ना यार, मैं क्यों कहता हूँ 100% नहीं समझ में आ सकता। हम डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ाई, आप में से 8 बच्चों ने उस दिन 6-7 बच्चे आए थे, 50 तो 6-7 ने पढ़ा था, तो मैं कैसे कह दूं मैं 100% समझा सकता हूँ? मुझे भी पता है भाई मेरी लिमिटेशन है, पर बाबू थोड़ा बहुत रटना पड़ रहा होगा, पर बाकी बातें तो समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैंने अभी तक टोटल 4 बातें कर ली, पहले कितनी रिपीट करा तो ऐसा ना हो जाए सर पे बैठ जाए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा है, नाम बताओ। कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ये क्या कहता है? ऑलवेज रिकॉर्ड योर एसेट्स एट द परचेज वैल्यू और द एक्विजिशन वैल्यू। ठीक है, फिर बेटा हमने 3 असम्पशन का जिक्र करा, शॉर्टकट बताना, मैं क्या बोलता हूं? GAC, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल कंसेप्ट एंड कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न मतलब business will continue and continue to the indefinite period of time। बिजनेस चलता रहेगा और पता नहीं कब तक चलता रहेगा। अगर आपको लगता है किसी भी टाइम कि मेरा ये बिजनेस अब और नहीं चलेगा, तो बेटा नोट्स टू अकाउंट्स में लिखकर बता दो अपने यूजर को कि अब हम गोइंग कंसर्न नहीं रहे। ठीक है ना, गोइंग कंसर्न अब अफेक्ट हो चुका है, हम बिजनेस कुछ दिनों में कुछ महीनों में बंद कर देंगे। और बेटा जब गोइंग कंसर्न नहीं रहते तो अकाउंट्स में भी बड़े वास्ट चेंजेस होते हैं, मैंने बताने की कोशिश करी। बैलेंस शीट में आप सारी एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो एट द रियलाइजेबल वैल्यू, है ना? उस टाइम पर आप एसेट्स को जिस प्राइस पर वो बिक सकती हैं उस पर शो करते हो, वरना तो हर साल हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से चलते हो। और बेटा सारी लायबिलिटी को शो करते हैं एट द पेबल वैल्यू। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है बेटा? अगर कोई खर्चा या इनकम हो चुका है, चाहे उसके लिए अभी आपने पे नहीं किया, चाहे वो आपको रिसीव नहीं हुई, तब भी बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो करंट टेन्योर और करंट टाइम पीरियड का है तो। लेकिन कैश कंसेप्ट क्या कहता है इसके कंपैरिजन में? वो कहता है भैया कैश आ जाए रिकॉर्ड कर लो, कैश चला जाए रिकॉर्ड कर दो, किस टाइम पीरियड का कोई टाइम पीरियड नहीं देखना। अगर मैं कहूं ना 20 साल पुराना पैसा आ गया, तो कैश कंसेप्ट कहता है रिकॉर्ड कर लो। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है जब इस साल को बिलोंग नहीं करता रिकॉर्ड क्यों करना, जिस साल का था उसी साल रिकॉर्ड हुआ होगा। तो बहुत फर्क है एक्रूअल और कैश के बेसिस में। ठीक है जी, और फिर हमने पढ़ा कंसिस्टेंसी। अगर कोई भी बेटा अकाउंटिंग पॉलिसी मैं फॉलो करना शुरू करता हूं किसी भी आइटम से रिलेटेड, तो बेटा मुझे साल दर साल एक जैसा ही फॉलो करते चले जाना, बिल्कुल कंसिस्टेंटली। ठीक है ना जी, पक्की बात? जब एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर कर लोगे ना, तब दोबारा कराऊंगा चैप्टर। आप कहोगे यार बिल्कुल ही बदल दिया आपने तो, चैप्टर की रंगत ही बदल दी। तब मैं जब 20% बातें जो एडिशनल ऐड करूंगा ना, बहुत ही मजा आएगा, तो तब बहुत मजा आएगा, अभी उतना मजा नहीं आ सकता। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ाएं बात। बाबू मैं अब सेकंड प्रिंसिपल पर आ गया हूं वापसी। प्रिंसिपल का नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सर इसकी काफी पोर्शन हमने पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा, पर मैं 2 बातें अभी भी ऐड करूंगा। मिस्टी मुझे बता दे बाबू, बता दे। नहीं बताना ना तो बोलना भी नहीं है फिर। बाबू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बेटा मैं यहाँ 2 बातें नहीं ऐड करूंगा, आराम से सुनना। बाबू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता था? बिजनेस विल एक्वायर अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ बिजनेसमैन। मतलब बिजनेस तो बिल्कुल अलग चीज है और बिजनेसमैन तो बिल्कुल अलग चीज है। लॉ की नजर में देयर इज अ सेपरेट एंटिटी
बिजनेस की एंटिटी बिल्कुल सेपरेट है और बिजनेसमैन की बिल्कुल अलग। लॉ की नजर में दोनों डिस्टिंक्ट एंटिटी हैं, दोनों अलग अलग है। क्योंकि बेटा दोनों को अलग अलग माना गया, इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि अगर बिजनेसमैन बिजनेस को चलाने के लिए कुछ भी अमाउंट देगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे एज लायबिलिटी। याद आ रही है आपको बात कि मैंने सबसे पहले ये बात सिखाने के लिए इस कंसेप्ट का जिक्र किया था आपसे। बाबू बिजनेसमैन ने बिजनेस को चलाने के लिए क्या करा, कैपिटल डाली। बिजनेस कहता है भाई तो और मैं अलग अलग बात है, तूने मुझे पैसे दिए हैं बिजनेस को रन करने के लिए, मैं तेरे पैसे आज नहीं तो कल वापस करूंगा। दैट्स व्हाई कैपिटल इज ऑलवेज रिगार्डेड एज लायबिलिटी। इस कंसेप्ट के हिसाब से ही है। सोचो भाई सुन नहीं रहे आप, शायद सामने ही देखते हो, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो वो ये बात तो पुरानी है, अब नई बात बता देता हूं। बेटा दो बिजनेस ट्रांजैक्शन आप पढ़ चुके हो, दो बिजनेस ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जिसकी जर्नल एंट्री भी पढ़ चुके हो, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी इफेक्ट पढ़ चुके हो, सब कुछ पढ़ चुके हो उसके बारे में। बेटा जो होती ही इसी कंसेप्ट की वजह से, तो बता सकता है दो ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हर जगह पढ़ चुके हो, होती इस कंसेप्ट की वजह से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आप खुद समझना, ये मैंने कहा था दो बातें नहीं बताऊंगा, ये दो बातें हैं, सुनना। अगर बेटा लॉ आप दोनों को एक ही मान लेता, बिजनेस और बिजनेसमैन को एक ही मान लेता, तो कोई अपने पैसों पे ब्याज ले सकता है? ये तो वही बात होगी, मेरे वॉलेट में 1,000 पड़े हैं, मैं इधर कह रहा हूँ भैया अपने लेफ्ट पोर्शन को भी ब्याज दे दे आजा, राइट पोर्शन अपने आप से कैसी ब्याज? आप दोनों को अलग अलग माना गया, तभी तो बिजनेसमैन कह रहा है भाई मैंने कैपिटल डाल रखी है, ला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे फटाफट से। आप दोनों को अलग अलग माना गया, तभी तो जब बिजनेसमैन ड्राइंग करता है तो बिजनेस कहता है अब तो भी दे दे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ब्याज मुझे भी चाहिए। तो बेटा ये दोनों ट्रांजैक्शन को जन्म देने वाला ये कंसेप्ट है, और ना ये कंसेप्ट होता ना ये दोनों ट्रांजैक्शन जन्म लेती। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। अच्छा मेरे को कभी कभी ये नहीं समझ में आता, अभी तो आप बहुत अच्छे से, मुझे लगता है समझ भी बहुत अच्छे से आ रही होंगी मेरी सारी बातें। जब तीसरे दिन चैप्टर के 3 पढ़ा रहे थे स्कूल में टीचर, तो क्या कर रहे थे तुम ही लोगों को, मैं मतलब उनसे ज्यादा गिल्टी आपको मानता हूँ, सिर ला ला गया बिल्कुल बहुत बढ़िया समझ में आ गया। क्या समझ में आता है तुम्हें, मुझे भी समझाओ। कैसे कोई सीक्वेंस को करेक्ट कह सकता है? पहले दिन तुम्हें पढ़ा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने तो दूसरी बार भी अकाउंटिंग इक्वेशन करा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट नहीं बताया। जब जर्नल एंट्री कराई तब मैंने सोचा कि अब परफेक्ट टाइम है इनको ट्रीटमेंट समझा दूं अकाउंटिंग इक्वेशन में। पता नहीं यार कहां से टीचर कैसे कराते हैं भाई, तुम ही लोगों सर पे बिठाया होगा तुमने, गलत सीक्वेंस फॉलो करते हैं। स्कूल है ना भाई, कुछ भी कर सकते हैं, अपनी ट्यूशन में करके दिखाओ वही सीक्वेंस तो मान लो। चलो जी, बात समझ में आती है। एक आखिरी कंसेप्ट अब मैं आज का लिखूंगा बाबू, कंसेप्ट का नाम है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कल आते ही बेटा मैं ये 6 प्रिंसिपल किसी ना किसी से पूछूंगा कि मैंने कल क्या कहा था। बाबू कंसेप्ट का नाम है मनी मेजरमेंट, मतलब बताता हूं। अच्छा एक बात बताओ, अकाउंट्स में आप इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं या ट्रांजैक्शंस? जिन्होंने वीडियो देखी उन्हें पता होगा, इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं या ट्रांजैक्शंस? अच्छा कह रहे ट्रांजैक्शंस, मैंने तो ऑप्शन ही गलत दिया, दोनों रिकॉर्ड करते हैं बाबू, दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं। देखो ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जिसके लिए आप कुछ ना कुछ करते हो, जैसे कि गुड्स खरीद कर लाए, हाँ रिकॉर्ड करते हैं परचेज, गुड्स बेचा, हाँ जी रिकॉर्ड करते हैं। ये ट्रांजैक्शंस हैं जिनके लिए आपने कुछ ना कुछ किया। इवेंट्स वो होते हैं जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया, जो बिजनेस में हो जाते हैं बस, जैसे कि बिजनेस में चोरी हो गई, रिकॉर्ड नहीं करते, लॉस बाय थेफ्ट टू, गुड्स गए तो परचेजेस और कैश गया तो टू कैश। बाबू बिजनेस में आग लग गई, ये आपने ट्रांजैक्शन करी,
ये तो इवेंट हो गया ना बिजनेस में, जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया, ठीक है ना जी। लॉस बाय फायर भी हम रिकॉर्ड करते थे। बिजनेस में बहुत सारे इवेंट हो जाते हैं जिसके लिए आप कुछ नहीं करते, जैसे कि डेप्रिसिएशन एक इवेंट है, आपने कुछ किया, कुछ भी नहीं करते आप, डेप लगता रहता है, टाइम के साथ साथ ही लगता रहता है, चाहे एसेट के ऊपर इतना सा फर्क ना पड़े। मानते हो बेटा इस चीज को? तो वो बिजनेस में दोनों चीजें रिकॉर्ड होती हैं, इवेंट्स भी रिकॉर्ड होते हैं और ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं, प्रोवाइडेड दे हैव द मनी वर्थ। मैं बड़े काम की बात बोल रहा हूं, ये दोनों रिकॉर्ड होते हैं प्रोवाइडेड दे हैव द मनी वर्थ। ये तभी रिकॉर्ड हो सकते हैं अगर इनको मनी में मेजर किया जा सकता हो, तो अगर इनकी मनी वर्थ हो तो। मैं एक बात बताता हूं आप, मान लो बेटा आज आप बिजनेस से घर आ गए हो और आपको एक कॉल आती है, जी आपके शटर के नीचे से ना कुछ आंख से दिख रही है, फटाफट से आते हो दुकान पे। और आप पहुंचे और आपने देखा एक सड़ा सा गत्ता चल रहा था, बस बाकी कुछ नहीं, सब कुछ सेफ पड़ा है, और गत्ता उठा के आपने बाहर फेंक दिया, कुछ नुकसान नहीं हुआ। क्या ट्रांजेक्शन करोगे? कुछ भी नहीं। ट्रांजैक्शन या इवेंट तभी रिकॉर्ड हो सकते हैं अगर उनकी मनी में वैल्यू है। अगर कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो वैल्यू है, तो रिकॉर्ड क्या करोगे अकाउंट्स में? समझ में आ रही है बात? दूसरी बात मैं एक और एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आज मेरे बिजनेस में परचेस मैनेजर और सेल मैनेजर का झगड़ा हो गया, बहुत लड़ाई हुई, दो चार उसके बढ़ गए, दो चार उसके बढ़ गए। क्या जर्नल एंट्री करूं, कैसे रिकॉर्ड करूं? परचेज मैनेजर टू सेल मैनेजर, जिसके थप्पड़ ज्यादा बड़े वो डेबिट, कैसे रिकॉर्ड करूं? सर रिकॉर्ड करना ही क्यों है? क्योंकि वो इवेंट, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जिनकी मनी में वैल्यू है, जिनकी मनी में कोई वर्थ ही नहीं है, वो रिकॉर्ड हो ही नहीं सकते भाई। तो बाबू ये कहता है मनी मेजरमेंट, जो चीजें मनी में मेजर होंगी बस वो रिकॉर्ड होंगी अकाउंट्स में, जिनकी मनी में कोई वर्थ नहीं वो रिकॉर्ड के लायक ही नहीं। समझ में आती है बात? 6 बातें, कोई दिक्कत कोई परेशानी पूछ लो। मैंने पूरी कोशिश करी आपको हर बच्चे को समझ में आ जाए, सिंप्लीफाई भी किया। लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।